क्या क्लास चल रही है दोस्तों? मेरी आवाज़ आप तक जा रही है? हाँ, मैं देख रहा हूँ कि अब क्लास चल पड़ी है। कुछ सर्वर की इशू थी। चलिए, अब क्लास चल पड़ी है। हो गई चालू। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो ऐसी घटनाएं छोटी छोटी होती रहती हैं। मैं समझता हूँ कि नेटवर्क की कोई समस्या नहीं थी। हाँ, अब आ रहे हैं। एक बार केवल मैं आपका चैट देख लूँ अच्छे से। एक बार आपका चैट देख लें। लिख रहे हैं डॉक्टर साहब इज प्रेजेंट विथ ब्राइट फेस। थैंक यू डॉक्टर साहब के फेस को आपने ब्राइट माना। चलिए, सबका एक बार मैसेज देख लूँ और अब मैं समझ रहा हूँ कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। एक बार केवल सब लोग फटाफट थंब दे दीजिए। हाँ, थंब आ रहे हैं। तो चलिए, मैं समझ गया कि अब क्लास चल रही है। गुड मॉर्निंग। अब आ रहे हैं। एक बार केवल मैं आपका चैट देख लूँ अच्छे से। चलिए, अब एकदम व्यवस्थित तरीके से शुरू करते हैं, फर्दर समय को बर्बाद किए बिना। सबके थम्स आ चुके हैं। तो जो भी तकनीकी समस्या रही हो मुझे नहीं पता है, बट एनी हाउ क्लास शुरू हो गई। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला, मैं यही मानता हूं। तो शुरुआती झटके हिचकोले के बाद अब गाड़ी बढ़िया से चलेगी। तो कल की चीजों को थोड़ा सा दोस्तों रिवाइज कर लें। कल हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था वो था डीपीएसपी या राज्य के नीति निदेशक तत्व। और डीपीएसपी में हमने उसकी परिभाषा देखी थी, फैक्ट्स पहले देखे थे। फिर देखा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्य को दिए गए वे सकारात्मक निर्देश हैं, सकारात्मक, जिनका पालन नीति निर्माण में करना है। ये कल्याणकारी राज्य भारत को बनाते हैं। फिर हमने आर्टिकल्स इसका देखना शुरू किया। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 37 ये कहता है कि नीति निदेशक तत्व राज्य के शासन में मूलभूत हैं, लेकिन वे प्रवर्तनीय नहीं हैं। तो मूलभूत हैं लेकिन वे प्रवर्तनीय नहीं हैं, इसका भी मीनिंग देखा। और उसके बाद आर्टिकल 38 से एक एक करके निदेशक तत्व शुरू होते हैं। तो ये बहुत लंबे लंबे आर्टिकल्स के थ्रू बताया गया है, बहुत लंबे लंबे आर्टिकल्स के थ्रू बताया गया है। लेकिन यहां उसका मैं आपको सारांश दूंगा। और ध्यान रखना है, एग्जाम में वही सारांश लिखना है, क्योंकि प्री में यहां से सवाल बहुत आते हैं। इधर आर्टिकल और इधर 4 निदेशक और मैच करने। तो एक एक निदेशक की 5-5, 10-10 पंक्तियों को हम याद नहीं कर सकते। फिर हम क्या कर सकते हैं, उसके सारांश को। तो यहां पर मैं आपको भी डिक्टेट करवाऊंगा। 36, 37 तो देख लिया, 38 से लेकर 51 तक जो भी निदेशक है और उसका सारांश। और आप चाहें तो ये जो मैं डिक्टेट करने वाला हूं उसको बढ़िया से लिखेंगे और घर में फेयर करके कहीं पर चिपका लेंगे। कब तक के लिए? अनंत काल के लिए नहीं, वरना तो पूरा दीवार ही भर जाएगा। आज ये चिपका रहे, कल। कोशिश करना है कि विदिन 1 वीक के बाद उसको उखाड़ देने की नौबत आ जाए, चाहे वो कितना ही खूबसूरत हो। मतलब विदिन 1 वीक याद हो जाए। इतनी बार देखना है सोते जगते। हाँ, 10 दिन पर, मतलब जब तक याद ना हो जाए, बस टारगेट रखिए कि 1 वीक में याद हो जाए। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो चलिए फटाफट लिखते हैं। अब 10-15 मिनट में डिक्टेशन दूंगा, एकदम सारांश। यही एग्जाम में आपको लिखना है। चलिए लिखिए 38 क्लॉज 1। 38 क्लॉज 1। अब चलने लगी क्लास बिल्कुल। 38 क्लॉज 1, 36, 37 देखा। 38 क्लॉज 1 है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करना। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करना। तो ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत लंबी, जब मैं पढ़ूं, अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के पढ़ दूं तो बहुत लंबा है कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इतना याद नहीं करना। कीवर्ड क्या है? 3 चीजें, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था। प्री में एक सवाल भी आया है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कहां कहां आर्थिक न्याय का प्रावधान है। तो याद कर, एक प्रस्तावना में है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, और जो 3 वर्ड हैं वही 3 वर्ड डीपीएसपी में भी। तो इसका उत्तर होगा प्रस्तावना और नीति निदेशक तत्व, इन 2 में आर्थिक न्याय है। याद करें, मौलिक अधिकारों में कहीं भी आर्थिक न्याय नहीं पढ़ा। तो 38 क्लॉज 2 में वही 3 चीज कहता है जो प्रियम्बल में था।
कि राज्य जब नीति बनाएगा तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो आपको लिखना क्या है, एक पंक्ति फिर से मैं बता रहा हूं, 38 क्लॉज 1, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना। फिर लिखे 38 क्लॉज 2, आय की असमानता, आय की असमानता तथा प्रतिष्ठा, आय की असमानता तथा प्रतिष्ठा, सुविधा, देखें एक एक वर्ड, आय की असमानता तथा प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को कम करना। आय की असमानता तथा प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को कम करना। प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को कम करना। तो 38 में दो निर्देशक हैं। पहला है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय क्लॉज 1 में, और क्लॉज 2 में क्या है, असमानता नहीं होगी। सारांश इतना भी याद रख लें, पूरा याद नहीं रहे तो असमानता को कम करना। अब किस किस की असमानता, आय की असमानता, अवसर की असमानता, प्रतिष्ठा की असमानता और जीवन स्तर की। तो सारांश ये लिखना है, आय, जीवन स्तर, वो सब। अब आता है आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 या 39, और 39 में देखेंगे बहुत सारे, मतलब 6 निदेशक हैं क्लॉज में। क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई, क्लॉज एफ। और मैं समझता हूं आपको क्लॉज का कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर है। जिनको नहीं क्लियर है, बाद में ज्वाइन किया तो पूरा एक लेक्चर शुरुआती पहला वाला इसी पे है, फर्स्ट क्लास जो होगी, और वहां पे भी यूट्यूब पे भी शायद हमारी लेक्चर में, यूट्यूब में ये चीज आपको मिल जाएगा। तो एक एक करके लिखे। 39 क्लॉज ए में क्या है, नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन देना। 39 क्लॉज ए लिखे, नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करना। नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करना, आजीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करना, यह है दोस्तों 39 क्लॉज ए। फिर लिखें 39 क्लॉज बी, देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना। 39 क्लॉज बी, देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना। तो अभी डिक्टेशन दे रहा हूं, तो थोड़ा मैं भी इसलिए आराम से आपको डिक्टेट कर रहा हूं। देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना, यह 39 क्लॉज बी। अब यही देखेंगे कि पूरा क्लॉज याद करने की जरूरत नहीं कि राज्य की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग किया जाए, इतना नहीं लिखना। कीवर्ड इसका क्या है, देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना, 39 क्लॉज बी। अब आता है 39 क्लॉज सी लिखे, उत्पादन के साधन का विकेंद्रीकरण, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। थोड़ा सा तेज लिखना है दोस्तों। और राकेश लिख रहे हैं मुझे याद है, गुड, बहुत बढ़िया, याद है तो बहुत अच्छी बात है। उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना, 39 क्लॉज सी, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना। इसका मतलब है कि देश के जो उद्योग हैं, देश की जो भूमि है, जो संपदा है, जो भी उत्पादन के साधन है, वो केवल कुछ लोगों के पास नहीं होंगे, वो हम सभी के पास होंगे, उनका विकेंद्रीकरण होगा। फिर लिखे 39 क्लॉज डी, लंबे लंबे निदेशक हैं, उसका मैं एकदम क्रक्स दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं अपने घर में यही चिपका लेना है, पेज में लिख के एकदम खूबसूरत सा स्केचिंग करके, ताकि तुरंत अट्रैक्ट करे बड़े बड़े ये में, और फिर उसको याद करते रहें। तो 39 क्लॉज डी लिखें, स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना, समान कार्य के लिए समान वेतन देना। बफ नहीं हो रहा है शिवम, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए। स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, यह 39 क्लॉज डी। फिर लिखे 39 क्लॉज ई, 39 क्लॉज ई, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। इसमें भी बहुत लंबी लंबी बातें, लेकिन सारांश हमने बताया, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और लास्ट वाला लिखें 39 क्लॉज एफ, बच्चों और अल्पवय व्यक्तियों, अल्पवय एडोलोसेंट,
इसका मतलब जो अभी युवावस्था और बचपन के बीच हैं, किशोर जिसको कहते हैं। तो बच्चों और अल्पवय, ब्रैकेट में किशोर लिख सकते हैं, एडोलेसेंट, संविधान में अल्पवय शब्द है। बच्चों और अल्पवय व्यक्तियों को शोषण से बचाना, बच्चों और अल्पवय व्यक्तियों को शोषण से बचाना, बच्चों और अल्पवय व्यक्तियों को शोषण से बचाना। तो इस तरह हम देखते हैं कि 39 आर्टिकल में 6 निदेशक तत्व हैं। देयर आर 6 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन आर्टिकल 39। तो इस तरह हम देखते हैं कि 39, और उसके बाद आप देखेंगे तो इस तरह मिलेगा 39A। तो ध्यान रखना ये बिना ब्रैकेट में है, ये बिना ब्रैकेट में है, और इसीलिए यह एक नया आर्टिकल है, यह एक फ्रेश आर्टिकल है, यह एक फ्रेश आर्टिकल है, और इसमें अलग चीज है। तो यहां पर 6 चीजें, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज एफ, और ये 39 एक फ्रेश आर्टिकल है। तो देखते हैं इसमें क्या है, कभी कंफ्यूज नहीं करना। ये 39 क्लॉज ये अलग है, ये 39 का हिस्सा है, और ये 39 का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। 39A में लिखना है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। इसका मतलब राज्य सबको समान न्याय देगा और राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता सभी को प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, 38 में क्या है, 2 है, 39 में 6 हैं, और 39A में 2 चीजें हैं कि समान न्याय होगा, देश की न्यायिक प्रणाली सबके लिए, अमीर गरीब धनी निर्धन के लिए समान होगी, सबको निःशुल्क सहायता हो। इसका मतलब राज्य की ओर से, इसलिए आप देखते हैं अजमल कसाब को भी वकील दिया गया, तो सबको निःशुल्क सहायता होगी। ये 39 है। फिर लिखे 40 पंचायतों का गठन और सशक्तिकरण, पंचायतों का गठन और सशक्तिकरण, पंचायतों का गठन और सशक्तिकरण। तो आर्टिकल 40 एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि आर्टिकल 40 का संबंध किससे है, तो आंसर होगा पंचायतों का गठन और सशक्तिकरण। बहुत लंबा है कि राज्य की यह जिम्मेदारी होगी कि वह पंचायतों का गठन करेगा, उसका सशक्तिकरण करेगा, बट हमें क्या याद रखना है, पंचायतों का गठन और सशक्तिकरण, आर्टिकल 40। उसके बाद 41 बड़ा इंपॉर्टेंट है, लंबा भी है, बट इससे सवाल आते हैं, तो 41 लिखें, जो मैं लिखवा रहा हूं बहुत लंबा है, 4-5 लाइनें हैं, बट आपको मैं केवल 1 लाइन लिखाऊंगा। तो 4-5 लाइनों में केवल 1 लाइन लिखें। रोजगार और शिक्षा का अधिकार, रोजगार और शिक्षा का अधिकार, रोजगार और शिक्षा का अधिकार, रोजगार और शिक्षा का अधिकार तथा 4 चीजें लिखें, बेरोजगारी, रोजगार और शिक्षा का अधिकार तथा बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था, 4 चीजें याद रखें, वृद्धावस्था और निःशक्तता, वृद्धावस्था और निःशक्तता में सहायता। बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था और निःशक्तता में संरक्षण। थोड़ा सा ये समझने वाली चीज, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजीज, ओल्ड एज और डिसेबिलिटी। निःशक्तता का मतलब आप समझ सकते हैं जिसको दिव्यांगता हम कहते हैं। तो 41 में ऊपर की चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, रोजगार का अधिकार, राइट टू वर्क है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, राइट टू वर्क, और उसी के साथ है राइट टू एजुकेशन। आप देखेंगे कि आर्टिकल 45 में भी राइट टू एजुकेशन था। 21A में तो वो फंडामेंटल हो गया, लेकिन ध्यान रखना है 21A में और आगे जो 45 पढ़ने वाले हैं वो बच्चों की शिक्षा है, बच्चों को शिक्षा का अधिकार, बट यहां पर कोई बच्चा नहीं है, सब है। तो 41 में कह रहा है कि सभी को राइट टू वर्क मिलेगा और सभी को राइट टू एजुकेशन होगा, चाहे ग्रेजुएशन हो, पोस्ट, मतलब सभी की बात। लेकिन ध्यान रखना है कि बाध्यकारी नहीं। इसका मतलब यदि बेरोजगारी बढ़ रही है और सवाल आ जाए कि सरकार की कहां पर विफलता है, तो 41 में विफलता है, बाध्यकारी तो नहीं आप पे, मोदी जी पे ये कंपलसरी नहीं है, इनफोर्सिएबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कहना चाहिए कि मोदी जी को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बेरोजगारी ना बढ़े। तो 2 चीज यहां है, रोजगार और शिक्षा, और फिर कह रहा है कि बेरोजगारी की स्थिति में संरक्षण, बीमारी में सहायता, वृद्धावस्था में सहायता, निःशक्तता में सहायता। तो हम देखते हैं यदि प्रश्न आ जाए कि बेरोजगारी भत्ता देने की योजना का स्रोत किस आर्टिकल को माना जाएगा, तो आपको क्या टिक करना है, 41।
राज्य ने इसी निर्देश का पालन करते हुए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था की है। यदि आए कि मनरेगा की योजना कहीं ना कहीं 100 दिन एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, काम दे रहा है, तो मनरेगा की योजना का स्रोत, संवैधानिक स्रोत किस आर्टिकल को माना जा सकता है? तो हम कह सकते हैं आर्टिकल 41। बच्चों का अधिकार का स्रोत ये नहीं है, वो देखेंगे आगे। तो इस तरह से 41 में रोजगार है, शिक्षा है, और इसके साथ बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था और निःशक्तता में संरक्षण है। यस, गांधीवादी है 40 में। अभी सारा मैं वर्गीकरण बताऊंगा कि किस आर्टिकल में कौन सा है। पहले सारा आर्टिकल लिख लेते हैं, फिर लिखे 42। और इसमें दो चीजें हैं, काम की मानवीय, दो चीजें, काम की मानवीय और न्याय संगत दशाएं। राज्य की जिम्मेदारी है कि वह कर्मकारों के लिए काम की मानवीय और न्याय संगत दशाएं सुनिश्चित करेगा। तो उतना याद नहीं रखना है, इसमें कीवर्ड है काम की मानवीय और न्याय संगत दशाएं और प्रसूति सहायता। उसी में आगे लिखा है कि राज्य की यह भी जिम्मेदारी है कि वह स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता, मैटरनिटी रिलीफ का प्रावधान करेगा। वह स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता का प्रावधान करेगा। बिल्कुल, 39A अलग भी है, ध्यान रखना। 39 क्लॉज ए अलग है और 39A अलग है। और बाकी दर्शन वगैरह भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा, बट अभी पहले हम लोग एग्जाम के पॉइंट से लिख रहे हैं, सरलीकरण कर रहे हैं कि यदि हमें मैच करने की बात हो जाए तो कैसे हम मैच करेंगे, और पूरा याद हमें करने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना ही। तो देखें कि 42 कह रहा है कि काम की मानवीय दशाएं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को, जो हमारे कर्मकार हैं, मजदूर हैं, एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, उनको मानवीय दशा में काम करने पड़े। ये नहीं कि 50 डिग्री टेम्परेचर में वो काम कर रहे हैं। और न्याय संगत, कि न्याय संगत तरीके से होगा, ये नहीं कि मनमाने तरीके से काम लिया जा रहा है। तो मानवीय और न्याय संगत। अब जैसे कोरोना का समय है, तो यहाँ भी अप्लाई हो सकता है कि यदि कहा जाए कि बिना मास्क के और एक दूसरे के गले मिल के कोई ऐसा काम करना है जहाँ गले, तो वहाँ पर कह सकता है नहीं, ये मानवीय नहीं है कि कोरोना है और बिना मास्क के काम करवाओगे। तो उन चीज़ों की ओर इशारा है। और प्रसूति सहायता भी 42 में ही है। प्रसूति सहायता का मतलब महिलाओं को मैटरनिटी से संबंधित, बच्चे के जन्म से संबंधित सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये दोस्तों 42 है। उसके बाद है 43। 43 में भी दो चीजें हैं, 43 में। मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी, ये वर्ड याद रखना है, सस्टेनेबल वेज। मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं दूसरी चीज क्या है ये देखें, एवं कुटीर उद्योगों का विकास। मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास। मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास। कुटीर उद्योगों का विकास। अब यहां देखें दो चीजें। निर्वाह मजदूरी का मतलब क्या है, सस्टेनेबल वेज का मतलब क्या है। निर्वाह मजदूरी का मतलब है कि मजदूरों को जो मजदूरी दी जाएगी वो इतनी जरूर होगी कि उससे उनका, उनके परिवार का, उनके बच्चों का, जो भी उनके परिवार का एक मनुष्य के रूप में भरण पोषण हो पाएगा। अब मान लीजिए डेली 100 रुपया मजदूरी यदि दी जाए, 50 रुपया डेली मजदूरी की दर हो, तो एक मनुष्य के रूप में मजदूर और उसके परिवार का भरण पोषण संभव नहीं है। तो इतनी कम से कम मजदूरी जरूर होनी चाहिए। इसलिए हम देखते हैं चाहे मनरेगा हो, अभी भी वो कम है। राज्य जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इस दर को और बढ़ाएगा, बाध्यकारी नहीं है। लेकिन राज्य को एक, मोदी जी को निर्देश है कि मोदी जी मजदूरी इतना जरूर इस देश में होना चाहिए कि हर व्यक्ति का निर्वाह हो सके, मनुष्य के रूप में निर्वाह हो सके। तो मिनिमम वेजेज, और हम देखते हैं इसलिए मिनिमम वेजेज एक्ट वो सब इसी के लिए बनाया गया कि न्यूनतम मजदूरी की दर भारत में निर्धारित है, समय समय पर वो बढ़ती है। और इसी में 43 में ही दूसरा कहा गया कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री। इसका मतलब कुटीर से बना है कुटीर उद्योग, कॉटेज, कॉटेज का मतलब घर। तो बड़े उद्योग नहीं, किसका विकास करना है, छोटे छोटे उद्योगों का, कॉटेज इंडस्ट्री का। यद्यपि बाध्यकारी नहीं है, तो इसलिए हमारी सरकार बड़े उद्योगों पे जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन निर्देश स्पष्ट है कि कुटीर उद्योगों का विकास। अब देखें ये कुटीर उद्योग भी किससे प्रेरित है, गांधीवादी से प्रेरित है। फिर नेक्स्ट लिखें, 43 के बाद आता है 43A। अब यहां भी देखें क्लॉज नहीं है, ये क्लॉज और आर्टिकल के अंतर के लिए आप YouTube का डॉक्टर साहब का लेक्चर देख लें,
डॉक्टर साहब का जब यूट्यूब का आप लेक्चर देखेंगे उसमें आर्टिकल, क्लॉज, शेड्यूल, और जिन्होंने देखा होगा उन्हें बखूबी पता है, या ऑफलाइन में जिन्होंने मेरे से पढ़ा होगा। तो ऐसा नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई बहुत डिफरेंस मैं नहीं कर रहा हूँ, एक ही तरीके से चीजें चल रही है। तो 43A देखते हैं, 43A में क्या है। क्लॉज नहीं है ये स्वतंत्र आर्टिकल कि उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदार बनाना, उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदार बनाना, उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदार बनाना। अब देखें ये क्या है, यहां पर एक प्रकार से पूंजी और श्रम के बीच, मजदूर और पूंजीपति के बीच, श्रम श्रमिक उसका प्रतीक है, पूंजी पूंजीपति उसका प्रतीक है, इनके बीच एक सद्भावनापूर्ण, प्रेमपूर्ण संबंध बनाने की बात है कि जब उद्योग का मालिक तो पूंजीपति है, लेकिन उद्योग के कोई नीति बनानी हो, कोई निर्धारण, कोरोना काल में खोला जाए कि नहीं उद्योग फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें पूंजीपति का भी हित जुड़ा हुआ है। उद्योग बंद है तो उसको भी लॉस है, और इसमें मजदूर को भी लॉस है। तो अब कोरोना काल में उद्योग खोला जाए कि नहीं, फैक्ट्री खोली जाए कि नहीं, तो एक तरह से निर्देश है कि पूंजीपति एक तरफा डिसाइड ना कर ले, और खोला जाए तो किन परिस्थितियों में खोला जाए, क्या उसका मैकेनिज्म रखा जाए, सैनिटाइजर कहां पे रखा जाए, मास्क, क्या एक सैनिटाइजिंग टनल, जो भी चीजें। तो यहां पर मजदूरों के प्रतिनिधियों से भी एक बार राय जरूर ली जाएगी, जो मजदूर संगठन है। तो राज्य जब भी अपनी नीतियां बनाएगा, पूंजीपति जब भी अपनी नीतियां बनाएगा उद्योग के संबंध में, तो भले ही उद्योग उसका है, लेकिन मजदूरों से भी पूछेगा कि भाई ऐसा ऐसा कोरोना काल में चल रहा है, आप लोगों की क्या राय है भाई लोगों, और तब मिलजुल कर एक नीति बनाएगा। कितना बढ़िया परिकल्पना है। तो इस तरह देखते हैं 43A कहता है उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। फिर आता है दोस्तों 43B, 43B, और ध्यान रखना है कि ये सबसे नया लेटेस्ट है, इसलिए एग्जाम में आ सकता है। बाद में कौन कौन जोड़ा गया सब मैं आपको बताऊंगा, बट यहां पर लिख लें 43B, ये 97th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2011 में जोड़ा गया। तो ये जान लें कि 97वां संविधान संशोधन के द्वारा 43B जोड़ा गया। 43A वगैरह कब जोड़ा गया सब लास्ट में अभी बताऊंगा, बट ये सबसे लेटेस्ट है, इसलिए लिखवा रहा कि यदि आए नवीनतम निदेशक तत्व क्या है, तो हमें कहना है 43B। सबसे लेटेस्ट 43B है जो 2011 में जोड़ा गया। किस अमेंडमेंट के द्वारा? 97th अमेंडमेंट के द्वारा। देखें यह क्या कहता है, सहकारी संस्थाओं की उन्नति करना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की उन्नति करना, सहकारी संस्थाओं की उन्नति करना। याद करें 97th अमेंडमेंट का पूरा संबंध सहकारिता से है, तो इसके द्वारा सबसे लेटेस्ट फंडामेंटल राइट भी जोड़ा गया था। याद करें 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C आपको पढ़ा चुका हूं, याद होना चाहिए। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C में संगठन बनाने की स्वतंत्रता थी। 97th के द्वारा उसमें एक नई चीज जोड़ दी, सहकारी संस्था बनाने की स्वतंत्रता, जैसे अमूल, उस तरह की चीजें। और चूंकि वो फंडामेंटल राइट में जोड़ा, तो उसी अमेंडमेंट के द्वारा एक निदेशक भी जोड़ दिया कि जब नागरिक सहकारी संस्था बनाने के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करेगा, तो राज्य की जिम्मेदारी होगी कि राज्य उसकी उन्नति में सहायता देगा। इसलिए हम देखते हैं कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी होती है, कोऑपरेटिव बैंक भी होता है। ये क्या करता है कि ऐसे संस्थाओं को, जो कोऑपरेटिव्स हैं, उनको लोन आदि देता है। सहकारी संस्था का मतलब कि जब हम मिलजुल कर अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाते हैं, जैसे गांव के किसान कहते हैं कि हम मिलकर खेती करेंगे। कैसे करेंगे? तो जमीन मेरे नाम पे, आपके नाम पे, आपके नाम पे, लेकिन खेती सब एक चक में होगी और मुनाफा हम बाद में बांट लेंगे। तो इसको सहकारी खेती कहते हैं कि मिलजुल कर काम कर। और सहकारिता एक फंडामेंटल राइट भी है, और उस सहकारिता को उन्नति करना, प्रोत्साहन देना एक राज्य की जिम्मेदारी भी है, और वह किसमें? 43B में। तो याद रखना, इसे ये सबसे नवीनतम है। उसके बाद है 44वां, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्री मेंस सभी के लिए, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता लागू करना, यूसीसी इसी को कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता लागू करना, ये क्या है? अभी इसको डिटेल में समझते हैं, अभी नहीं, मतलब जब ये सारा लिख लेंगे, क्योंकि इस पे पक्ष विपक्ष सब जानना है, इस पे सवाल भी पूछा गया, तो इसीलिए पक्ष विपक्ष वो सब, तो समान नागरिक संहिता को अभी केवल लिख लेते हैं,
बाकी अभी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे आने वाला है। तो ये हमने देखा 44। उसके बाद है आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45। देखें ये क्या है। 6 वर्ष से कम 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था देखरेख 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था देखरेख, चाइल्डहुड केयर, यही वर्ड है। बाल्यावस्था मतलब बाल अवस्था में देखरेख, वो सब। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था देखरेख और उन्हें शिक्षा प्रदान करना 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था देखरेख और उन्हें शिक्षा प्रदान करना, बाल्यावस्था देखरेख और उन्हें शिक्षा प्रदान करना। अब यहां पर ध्यान रखना है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें था 14 वर्ष, लेकिन आपको पता है 21A के द्वारा 6 से 14 तो प्राप्त कर लिया गया। तो अब यहां पर निर्देश क्या है कि अमेंड इसको 86वें के द्वारा यहां भी अमेंडमेंट किया गया और कहा गया कि नहीं 6 से 14 तो हो चुका है, तो अब राज्य की जिम्मेदारी है कि 6 से कम 0 से 6 उसको भी बाल्यावस्था देखरेख करेगा, नर्सरी चाइल्डहुड केयर, और उसको भी शिक्षा देगा। अब कभी आ जाए कि आंगनवाड़ी योजना किस अनुच्छेद से प्रेरित होकर चलाई गई है? 45। भाई 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था देखरेख वही तो है नर्सरी। तो ध्यान रखना है नई शिक्षा नीति, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ऑब्वियसली वो गवर्नेंस का हिस्सा है तो मैं नहीं डिस्कस करने वाला हूं, बट इतना जान लें कि नई शिक्षा नीति में भी अब 3 इयर्स से एक तरह से राज्य को जिम्मेदारी लेने की बात है। तो कहीं ना कहीं इस निर्देश का एक हिस्सा पूरा कर रहा है कि राज्य नर्सरी में भी बच्चों को सरकारी स्कूल में नर्सरी से ही भर्ती कर लेगा। तो इस तरह हम देखते हैं अभी 6 से है, तो ये सब चीजें इसकी ओर ले जाती है। तो 45 अभी है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा। उसके बाद है आर्टिकल 46 लिखें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्गों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वीकर सेक्शन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्गों, और बिल्कुल आंगनवाड़ी आर्टिकल 45 में आएगा, बिल्कुल आएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक के शैक्षिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना, के शैक्षिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना, दुर्बल वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना, शैक्षिक हित को आगे बढ़ाना। यहां पर देखें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दुर्बल वर्ग का मतलब ओबीसी नहीं है, कोई भी दुर्बल वर्ग राज्य को तय करना, ऐसे प्रत्येक वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हित को आगे बढ़ाना। तो अनुसूचित जाति का आरक्षण, जनजाति का आरक्षण यहां से भी प्रेरित माना है, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो आरक्षण किया है, तो कह सकते हैं दुर्बल वर्ग में राज्य उसको रख सकता है, उसके आर्थिक और शैक्षिक हितों को आगे बढ़ाना। उसके बाद है आर्टिकल 47, इसमें कई चीजें हैं लेकिन इसका दोस्तों हम लोग सारांश लिखेंगे। पोषक आहार बहुत लंबा है, 5-6 लाइन है, तो उतना याद करने में तो काफी दिक्कत होगी। तो पोषक आहार और लोक स्वास्थ्य में सुधार, पोषक आहार और लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा मद्य निषेध, और जिसके लिए इस आर्टिकल को जाना जाता है वो ये लिकर प्रोहिबिशन, शराबबंदी। पोषक आहार और लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा मद्य निषेध, पोषक आहार और लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा मद्य निषेध। इसका मतलब बहुत लंबा आर्टिकल है कि राज्य नागरिकों को पोषक आहार की व्यवस्था करेगा, मतलब वो सब चीजें देगा, और लोक स्वास्थ्य में, पब्लिक हेल्थ में बीमारी उन्मूलन आदि के कार्य करेगा, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। और इसके साथ साथ उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे तमाम द्रव्यों, वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा जो मादक प्रकृति के हैं, वही हो गया इंटॉक्सिकेटिंग। तो एक लाइन में जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पॉपुलर करके पूछा जाता है कि मद्य निषेध या शराबबंदी, यदि आ जाए कि बिहार का शराबबंदी कानून किस अनुच्छेद से प्रेरित है, तो होगा 47। क्योंकि याद करें आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषा वही है जो 12 में,
तो यदि भारत सरकार राज्य है तो बिहार सरकार भी उसके तहत आर्टिकल 12 के तहत राज्य है। तो यहां पर ये सब चीजें, पोषक आहार, लोक स्वास्थ्य और मद्य निषेध जैसी चीजें। उसके बाद है आर्टिकल 48 48। गाय एवं अन्य, या ऐसा लिखे पहले, कृषि एवं पशुपालन का गठन। इसमें दो चीजें, कृषि एवं पशुपालन का गठन, कृषि एवं पशुपालन का गठन तथा गाय आदि, गाय बछड़े वो सब है तो था, गाय आदि दुधारू तथा भारवाहक, गाय आदि दुधारू तथा भारवाहक पशुओं के वध का निषेध। दुधारू और भारवाहक पशुओं के वध का निषेध। गाय आदि दुधारू तथा भारवाहक पशुओं के वध का निषेध। अब यहां पर देखिए कि 48 को जिस नाम से एग्जाम में आपको याद रखना है वो है गोवध निषेध। तो मद्य निषेध, गोवध निषेध, ये सब खूब पूछा जाता है। तो यदि आए प्रोहिबिशन ऑफ कॉ स्लॉटर, गोवध निषेध का निर्देश किस आर्टिकल में? 48 में, 48 में। लेकिन केवल गाय, गाय आदि है तो इसका मतलब इसमें सब शामिल होगा, जो भी, और दुधारू और भारवाहक, तो दूध देने वाले और भार ढोने वाले, ऐसे सभी पशुओं के वध का निषेध है। तो ध्यान रखना, सांप्रदायिक नजरिया नहीं है, नजरिया तो उस कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में आर्थिक है। और जब संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं को पता था कि कृषि प्रधान देश है। उस समय तो वास्तव में ही कृषि प्रधान था, लोगों की जीविका का आधार। और वहां पर उन्होंने देखा कि गाय एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत सारे रूपों में जरूरी है। एक तो पोषक आहार, दूध गाय से मिलेगा, इसी प्रकार बछड़े मिलेंगे, बछड़े खेती में काम आएंगे, तो उस संदर्भ में कहा गया है। तो इसमें कभी नहीं सोचना है कि, बट फिर भी जिस नाम से पूछा जाता है वो है गोवध निषेध। उसके बाद है 48A 48A, ये भी लंबा आर्टिकल है लेकिन सारांश लिखें, पर्यावरण का संरक्षण। 48A पर्यावरण का संरक्षण तो है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा, वन्य झील, वन्य जीव की रक्षा। तो पर्यावरण याद रखना, उसी से एग्जाम में आप क्लिक कर लेंगे। पर्यावरण का संरक्षण 48A, पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण नहीं, वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट अलग चीज है, वो इसमें आएगा, पर्यावरण में आएगा, 48 में नहीं आएगा, 48A में आएगा। ध्यान रखना कि पर्यावरण में आएगा जंगली जानवर। ये जो 48 है वो तो भारवाहक पशु है, दुधारू मतलब गाय, बैल, भैंस, ऊंट, इन सब के लिए। तो ये सब तो पालतू पशु है। तो वाइल्ड लाइफ वाला जो है या पर्यावरण वाला है 48A में आएगा, पर्यावरण का संरक्षण। फिर लिखे 49 49, आर्टिकल 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं और इमारतों का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं और इमारतों का संरक्षण। तो राज्य को यह भी जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, ताजमहल, लाल किला, जो भी इस तरह के वस्तुएं हैं, जो हमारे पुरापाषाण कालीन या जो भी मतलब वस्तु है, चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल है, स्मारक, उन महत्वपूर्ण वस्तुओं की रक्षा करेगा 49। उसके बाद है आर्टिकल 50, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब अलगाव। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। इसका मतलब है कि प्रशासनिक शक्ति और न्यायिक शक्ति एक ही व्यक्ति में नहीं हो। अंग्रेजों के जमाने में जो कलेक्टर होता था उसके पास बहुत सारी न्यायिक शक्तियां थी। आज भी कलेक्टर के पास न्यायिक शक्ति है, बट धीरे धीरे वो ली जा रही है, कम की जा रही है। और फाइनल निर्देश तो यही है कि प्रशासक के पास कोई न्यायिक शक्ति ना हो और न्यायाधीश के पास कोई प्रशासनिक, क्योंकि इससे तानाशाही पैदा होगी। तो काफी हद तक भारत में लक्ष्य हो चुका है, कहीं कहीं बचा हुआ है। और उसके बाद आखिरी है 51, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।
तो यदि प्रश्न आए कि कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति को प्रेरित है, तो कहना चाहिए 51, क्योंकि उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति ये सब के बारे में विस्तार से बताया गया है कि ऐसे सभी कानूनों का, संस्थाओं का पालन किया जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को, तो फॉरेन पॉलिसी रिलेशन, यदि आ जाए गुटनिरपेक्षता की नीति, यूएन के प्रति आदर भाव, उसकी सदस्यता कहां से प्रेरित है, तो हमें कहना चाहिए आर्टिकल 51 से, जो कहता है कि भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति के वृद्धि में योगदान देगा। तो ये तो दोस्तों एक फैक्चुअल कंटेंट है जहां हमने फैक्ट वाइज देख लिया कि आर्टिकल 36 से 51 में क्या लिखा हुआ है। अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट को जानते हैं, ऐसे प्रश्न जो प्री में पूछे गए। तो यहां तक हमने 36 से 51 में निदेशक क्या है। अब इसमें ये जो सारे निदेशक तत्व हैं वे मूल संविधान में नहीं थे। सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ सेपरेशन नहीं, किशोर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, वो हमारे सिलेबस में है, मेंस के सिलेबस में बहुत विस्तार से बताया जाएगा व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। मॉन्टेस्क्यू से शुरू किया जाएगा, 18वीं शताब्दी, फ्रांस का राजतंत्र, अमेरिका की अध्यक्षात्मक, बहुत ही शानदार सिद्धांत है। तो एनीवे, हाँ, तो ये जो सारे निदेशक तत्व हैं, ये सारे निदेशक तत्व मूल संविधान में नहीं थे। तो एक प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि कौन कौन से निदेशक तत्व बाद में जोड़े गए, चुनने के लिए आ जाए या जो भी इस तरह से, या इस रूप में भी आ सकता है कि किन किन संशोधनों के द्वारा, संविधान संशोधनों के द्वारा निदेशक तत्व जोड़े गए। तो बहुत आसान है, ध्यान रखना है कि 3 संविधान संशोधनों के द्वारा निदेशक तत्व जोड़े गए। पहला है 42nd, दूसरा है 44th अमेंडमेंट और तीसरा है 97th। और जब भी 3 इस तरह की चीजें होती हैं तो चौथा जरूर देकर पूछ सकता है कि 42, 44, 73 और 97, जो कोई भी ऐसा हो, 76 में हुआ, ये 78 में हुआ और ये 1997 में हुआ। तो एक प्रश्न तो यहीं से बना कि अभी तक किन किन संशोधनों के द्वारा नए निदेशक जोड़े गए हैं। 3 संशोधनों के द्वारा, 42nd, 44th और 37। अब देखिए, सबसे ज्यादा निदेशक तत्व 42nd के द्वारा जोड़े गए। कौन कौन सा? 39A, 43A, 48A और 39 क्लॉज F। तो 3 आर्टिकल और एक क्लॉज निदेशक तत्वों में 42वें संशोधन में बहुत कुछ किया गया, तो ये उसका एक हिस्सा है। एक ही संशोधन कई कई जगह बदलाव लाता है। 42वें संशोधन के द्वारा 3 आर्टिकल जोड़ा गया, 39A, 43A, 48A और 39 क्लॉज F। तो 42 आए तो ये आपको, अब ये सब चीजें थोड़ी सी प्री के लिए दोस्तों याद करनी ही पड़ेगी। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैंने नहीं जोड़ा है तो जिन्होंने जोड़ा है, बट एक चीज याद रहेगी कि जितने ए वाले हैं, एक फॉर्मूला में जरूर दे सकता हूं कि ए वाला यदि जो भी निकले और ब्रैकेट में ए नहीं, तो ए वाला जो भी आए आपको 42nd टिक कर देना। तो इससे याद रह जाए 39A याद करें, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। 43A उद्योग के प्रबंधन में मजदूर को भागीदारी। 48A पर्यावरण का संरक्षण। तो ए जितना है वो 76 है और 39 क्लॉज F। 44th के द्वारा आर्टिकल नहीं जोड़ा गया, 38 में क्लॉज 2 जोड़ा गया। तो याद करें, पहले 38 में एक ही क्लॉज था, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। अब इसमें दूसरा क्लॉज जो है वो 44th से जोड़ा गया। और याद करें, आय की असमानता को कम करना, जीवन स्तर, सुविधा, प्रतिष्ठा की असमानता को कम करना। और 97th के द्वारा तो आपको मैंने बता ही दिया है कि सबसे लेटेस्ट है 43B सहकारिता। तो ये चार्ट एक रामबाण चार्ट होगा। अब ये ना सोचे कि इतना बड़ा ही आसान है, इसको बनाने में बहुत वर्क करना पड़ा। कितना सारांश, इसको यदि वर्ड में लिखवाया जाए तो पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये, चौथी लाइन, पांचवी, कितने लाइंस बनना है। और ये भी चिपकाने योग्य चीज है। तो यदि आप बड़े बड़े सिने स्टारों या बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर और कटआउट कमरे में रखते हैं तो बेहतर हो कि थोड़ी सी जगह इन चीज़ों को भी दीजिए, और एकदम टाइम बाउंड मैनर में। ये नहीं कि पंचवर्षीय योजना में कि कर लेंगे यार, अभी क्या है। और मलूक दास, भारत में एक से एक विचारक हुए, तो एक विचारक हुए मलूक दास। तो देखिए मलूक दास ने क्या कहा है, तो आपको मलूक दास का अप्रोच नहीं लेना है। मलूक दास ने लिखा है कि अजगर करे न चाकरी। लो, अजगर किसी की नौकरी नहीं करता है, पड़ा रहता है खा के, उसको मतलब नहीं है क्या हो रहा है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम।
जो हवा में उड़ने वाला पंछी, वो किसी का काम नहीं, अपना उड़ता फिरता मस्त रहता है। और दास मलूका कह गए, मतलब मलूक दास ये कह गए, सबके दाता राम, सबके तो राम जी दाता है, मतलब निठल्ले बैठे रहो, अजगर की तरह निठल्ले बैठे रहो पंछी। बट उनको मलूक दास को ये पता नहीं कि पंछी भी अपने खाने के लिए बहुत श्रम करता है और अजगर भी शिकार के लिए करता है। तो मलूक दास नहीं बनने कि हो जाएगा अजगर और पंछी अपने को नहीं समझना। आपको ध्यान रखने की आप अजगर नहीं है, आप पंछी नहीं, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है और आपके सामने एक बड़ा अजगर बैठा है, वो अजगर है यूपीएससी, तो उस अजगर को आपको मात देनी है। तो ये सब लिख के और टाइम बाउंड, मैं वही कह रहा था कि ये नहीं कि पंचवर्षीय कल कर लेंगे, कल कर ले, कल कभी नहीं आता इन चीज़ों को, आज ही इसको चिपका लेना है बढ़िया हैंड राइटिंग में करके, बड़ा विजिबल हो, ये नहीं कि इतना छोटा कर ले कि माइक्रोस्कोप से दिख रहे, ऐसा कि लेटे भी हुए तो दिख रहा है। और ऐसा नहीं कि आपके माता पिता या जहाँ भी ज़्यादातर लोग, मैं समझ रहा हूँ अभी अपने घर पे होंगे तो नाराज़ हो जाएंगे कि नहीं बेटा ये से वॉल पेंटिंग, ऐसा नहीं होता है। आप जब समझाएंगे कि पिताजी बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन आ जाएगा इससे, तो पिताजी खुद ही कहेंगे कि चल बेटा मैं भी तेरी मदद कर देता हूँ। पिता का दिल, माता का दिल बड़ा कोमल होता है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे चिपका लेनी। तो ये एक चीज़ देखिए कि बाद में कौन कौन से जोड़ेंगे। इसके बाद एक प्री में, अब देखेंगे ये जितना मैं बता रहा हूँ सब प्री में सवाल आया, कई सवाल इससे बने। यदि आप 25 ईयर्स को हल कर लें, आईएएस और सारे पीसीएस का, उसके बाद एक आता है कि निदेशक तत्वों का वर्गीकरण या विचारधारा। ये सवाल आईएएस के प्री में पूछा गया और कई एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। थोड़ा समझे क्या है। प्री में सवाल ये पूछा जाता है कि निदेशक तत्वों में, बिल्कुल 2011 में 97 हुआ है, कि निदेशक तत्वों पर किन किन विचारधाराओं का प्रभाव है। आईएएस के प्री में पूछा गया है। या अगर कभी पूछते कि निदेशक तत्व कितने प्रकार के, तो ध्यान रखना है दोनों का उत्तर 3 होगा कि उनका जो प्रकार है वो ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ही है। इसका मतलब हमारे जो निदेशक तत्व है वे मूलतः 3 प्रकार की विचारधारा से प्रेरित है। कौन कौन सा? बहुत सारे निदेशक तत्व ऐसे हैं जिन पर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव है। ध्यान रखना है कि पहली आइडियोलॉजी, पहली विचारधारा जो हमें टिक करनी है एग्जाम में, यूपीएससी आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, पहली विचारधारा जो टिक करनी है वो है सोशलिज्म, कि हमारे निदेशक तत्वों पर समाजवाद का प्रभाव है, समाजवादी विचारधारा। दूसरा जो अभी आपने मैसेज में लिखा, बिल्कुल सही लिखा था कि गांधीवादी विचारधारा का भी प्रभाव है। हमारे कुछ निदेशक ऐसे हैं जो गांधीज्म से इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो पहली आइडियोलॉजी सोशलिज्म टिक करेगी। दूसरी, 3 ही टिक करनी है, चौथी जो भी होगी वो गलत होगी। दूसरी आइडियोलॉजी गांधीज्म टिक करेंगे, गांधी से प्रेरित है। और तीसरा उदारवादी बौद्धिक, लिबरल इंटेलेक्चुअल, उदारवादी बौद्धिक विचारधारा, या उसकी जगह यदि आ जाए आधुनिक पश्चिमी विचारधारा, यूरोपीय विचारधारा, मॉडर्न वेस्टर्न आइडियोलॉजी, या उसको और दूसरे रूप में आ जाए यूरोपीय विचारधारा, तो सब एक ही चीज है। उदारवादी बौद्धिक का मतलब कि आधुनिक जो उदारवाद की विचारधारा यूरोप में विकसित हुई, इसलिए उसको यूरोपीय भी कहते हैं, पश्चिमी भी। जो पुनर्जागरण, रिनेसां, आपने पढ़ा होगा इतिहास में पुनर्जागरण, तो रिनेसां के बाद जो आइडियोलॉजी आती है उस आइडियोलॉजी का भी प्रभाव है, जिसमें हम देखते हैं स्त्री पुरुष समानता और लोकतंत्र, इन चीजों की बात की जा रही है, शक्ति का विकेंद्रीकरण। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यदि समाजवादी की हम बात करें तो बहुत सारे समाजवादी दिखते हैं, जैसे 39 क्लॉज बी और 39 क्लॉज सी। किसकी झलक मिलती है इसमें? समाजवाद की। इसी तरह याद करें 42 मजदूरों के संदर्भ में जो निर्देश है वो समाजवाद की बात करता है। 43 इसमें भी मजदूरों के लिए है। इसी तरह 43A मजदूरों को उद्योग के प्रबंधन में भागीदारी। तो इस तरह के जो निर्देश हैं, और याद करें समाजवाद हमने पढ़ा, तो जो समानतावादी हैं, जो समाज की बात करते हैं, जैसे 39 क्लॉज भी, देश के संसाधनों का समाज के हित में प्रयोग, ये सोशलिज्म कहता है। 39C उत्पादन के साधन विकेंद्रित होंगे, समाज के पास होंगे, 39C कहता है। गांधी जी भी कहते हैं, लेकिन मेनली सोशलिज्म कहता है। 42, 43 से जो मजदूर आदि के बारे में, इक्वलिटी के बारे में। गांधीवादी की यदि हम बात करें तो 40 आर्टिकल 40 पंचायती राज, गांधी जी से ज्यादा इसको कौन जानता है? बहुत सारे हैं, 47, 48।
47 मद्य निषेध। मद्य निषेध पूरे गांधीवादी कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय आंदोलन में होता था। याद करें रचनात्मक कार्यक्रम, जब आप गांधी की भूमिका पढ़ते कि गांधी ने राजनीतिक को गैर राजनीतिक से जोड़ दिया। जनरल स्टडीज मेंस में, आईएएस में, फर्स्ट पेपर में, जीएस में सवाल आया कि गांधी ने राजनीतिक को गैर राजनीतिक से कैसे जोड़ दिया। तो राजनीतिक का मतलब पॉलिटिकल मूवमेंट और गैर राजनीतिक का मतलब समाज सुधार का मूवमेंट, जिसमें मद्य निषेध का कार्यक्रम आता था। गांव गांव जाते थे वॉलेंटियर, भाई लोगों शराब मत पियो। ये नहीं नीतीश कुमार की तरह कि भाई लोगों शराब पियोगे तो जेल में ठूंस देंगे, नहीं। नीतीश का रास्ता गांधी के रास्ते से बिल्कुल अलग है। नीतीश ने जन जागरूकता का कोई अभियान नहीं चलाया और नीतीश ने इतना कठोर कानून बना दिया। ऐसा नहीं कि मैं शराब पीता हूं, मैं शराब बिल्कुल नहीं पीता हूं। आप कहेंगे कि नीतीश पे इतना गुस्सा आ रहा है, लगता है कि इनकी भी बोतल छूट गई। मैंने कभी बोतल पिया ही नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा, और दूध की जो बोतल आती है लस्सी की, वो सब के अलावा। फिर भी मैं कह रहा हूं कि नीतीश का कानून बड़ा ही गजब का है, मतलब बड़ा ही विचित्र कानून। कुछ धाराओं को तो कोर्ट ने रद्द कर दिया। आपके घर में बाउंड्री में, मतलब देहात में घर थोड़ा सा बड़ा होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली में कोठी के मालिक कहलाते हैं लोग। पहली बार आया तो किसी ने मुझे बताया कि दिल्ली में एक कोठी बिक रही है, तो मुझे लगा कि कोठी का अपना बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान सब जगह का जानते हैं। पंजाब उधर का कोठी का कॉन्सेप्ट अलग है कि एकदम बड़ा सा दलान होगा, इधर गौशाला होगी, मतलब कोठी का मतलब बंगला टाइप से कुछ हो। का कितना है कोठी का एरिया? मुझे लगा कि होगा, कहा कि नहीं 100 गज। 100 गज में कोठी कैसे? कहा कि नहीं, यहाँ दिल्ली में कोठी का कॉन्सेप्ट अलग है। यदि जमीन पे मकान बना हुआ है तो वो कोठी है, भले वो तबेला से भी छोटा। तो हमने कहा कि भाई इतने में तो हमारे यहाँ तबेला भी नहीं बनता है 100 गज में, तो गज वगैरह की सिस्टम ने कहाँ पे जाना, यहीं पे जाना। तो एनीवे, कहने का मतलब है कि हाँ, कहाँ पे आप कंट्रोल करना है, कहाँ पे चला गया मैं। गांधीवादी 40 में पंचायती, 47 में वो सब चीज़ें, और 48 में हाँ रचनात्मक कार्यक्रम की बात कर रहा था। अच्छा, कि गांव वाले गांव नीतीश के कानून की बात कर रहा। देखें कितना इरेशनल है। तो लोगों के बड़े घर है, दरवाजे हैं, गरीब व्यक्ति के पास भी एक दरवाजा होता है देहात में, यदि आपने देखा हो कि छोटा ही सही, लेकिन एक दरवाजा, तभी स्वस्थ हवा। अब कोई मान लीजिए शराबी है, शराब पी के जा रहा है और दुश्मनी से फेंक दिया मेरे दरवाजे पे। इमेजिन करिए, मैं रात में घर में सोया हुआ, ऐसा हुआ नहीं है मेरे साथ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि फेंक दिया 2-4 बोतलें और मैं सोया हुआ, रात में फेंक के चला गया। पुलिस को भी सूचना कर दिया कि रात में शराब पिया इन्होंने। कानून ये कहता है कि यदि आपके घर या उसके कहीं भी, मतलब जो आपका पोजीशन में है घर, उसमें यदि शराब की बोतल मिलती है तो आप अरेस्ट हो जाएंगे। तो एनीवे, गांधी जी वो नहीं चाहते थे। गांधी जी चाहते समझाओ कि ये सबसे बेकार चीज़ है, घटिया चीज़ है, और जिसने इसको फोटो से लगा लिया, दुनिया की हर चीज़ उससे छूट गई। तो 48 गोवध निषेध, ये भी गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम का एक हिस्सा था। यही है राजनीति को गैर राजनीतिक से जोड़ना। और उदारवादी इस तरह से बहुत सारे दोस्तों, 45 भी है, अनुसूचित जाति जनजाति का कल्याण, ये भी गांधी जी ने ही हरिजन नाम दिया था उन्हें। उदारवादिक बौद्धिक या आधुनिक पश्चिम, इसका मतलब आधुनिक यूरोप से जो लिंग भेद वो सब की चीजें आती हैं। तो याद करें, यहां आएगा आर्टिकल 42 का जो प्रसूति सहायता का हिस्सा है। प्रसूति सहायता, ये आधुनिक उदारवादी बौद्धिक। गांधी जी ने भी प्रसूति सहायता पर बहुत बल नहीं दिया, और समाजवाद ने ये पश्चिम किया। इसी तरह ऐतिहासिक महत्व की इमारतों की रक्षा, और उससे पहले तो कह सकते हैं 50 और 49 और 50, ये सब इसमें आएगा। जैसे 49, 49 कहता है कि ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व की रक्षा, ये सोशलिज्म गांधीज्म की बजाय लिबरल मॉडर्न यूरोप का दिन। आर्टिकल 50, तानाशाही नहीं होगी, कार्यपालिका न्यायपालिका अलग होगी। तो इस तरह यदि एग्जाम में आता है कि हमारे निदेशक तत्वों पर कितने विचारधाराओं का प्रभाव, तो आपका आंसर होना चाहिए 3 विचारधाराएं, समाजवाद, गांधीवाद और उदारवाद, या उदारवादी बौद्धिक, या आधुनिक पश्चिम, या यूरोपीय। और ये एग्जाम्पल और चार्ट, तो ये सब चार्ट बनाने योग्य है। तो घर में अपना वो वाला भी चार्ट बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए, ये वाला भी चार्ट बनाइए। तो एक बार अब काफ़ी हमने पढ़ा है, चैट केवल मैं देख लूँ। हाँ बिल्कुल, सबसे 2011 में ही जो 45 गांधीवादी में, हाँ 45 भी आएगा, बिल्कुल आएगा राकेश। 44 आएगा ये उदारवादी बौद्धिक।
44 आएगा उदारवादी बौद्धिक, ये पश्चिम का है। समान नागरिक संहिता ये यूरोप की देन है। तो चलिए, लोग एंजॉय कर रहे हैं, अब क्लास हो रहा है। ये सब पुराने चैट है। अच्छा, बहुत 9 बजे वाले कह रहे कि क्लास नहीं चल रही है, तो पुराने चैट भी आ रहे हैं। अब आते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने बेसिक्स केवल देखा कि निदेशक क्या है, आर्टिकल वाइज उसका सारांश देख लिया, फिर उससे रिलेटेड जो एग्जाम में फैक्ट आ रहे हैं, कौन बाद में जोड़ा गया, उस पर कितनी आइडियोलॉजी का प्रभाव है। अब आते हैं निदेशक तत्वों के बारे में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कथन हैं, और मौलिक अधिकारों के बारे में इंपॉर्टेंट कथन नहीं है, इसलिए वो नहीं पूछता है। निदेशक के बारे में एक से एक कथन है, और ज्यादातर कथन उसके प्रवर्तनीयता को लेकर है कि जो कि प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया, इसीलिए कथन है। तो कुछ कथन भी मैं लिखा रहा जो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेंस में आप कोट कर सकते हैं उसको आलोचना में। तो एक हेडिंग दे सकते हैं, निदेशक तत्वों से संबंधित कथन, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, निदेशक तत्वों से संबंधित कथन। 45 लिबरल इंटेलेक्चुअल। अब वही देखें कि कुछ ऐसा है जिसको हम स्ट्रिक्टली वर्गीकृत नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी 45 अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्ग है, तो उसको हमें यदि प्रेफरेंस देना हो तो गांधीवादी में ही देना चाहिए। क्योंकि मॉडर्न वेस्ट की यदि बात करें, आधुनिक उदारवादी बौद्धिक, तो उसमें भी ये चीज़ है, सबकी स्वतंत्रता, समानता, बट बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है अनुसूचित जाति, जनजाति, ये तो वर्ल्ड की प्रॉब्लम है ही नहीं। अनुसूचित जाति तो केवल इंडिया में होता है, तो उस संदर्भ में हमें वरीयता हमेशा गांधीवादी को देनी चाहिए। इससे रिलेटेड कथन देखें नीति निदेशक, और सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कथन जो पूछा गया है अभी हाल फिलहाल भी, मैं समझता हूं कुछ विद इन 5 ईयर्स, यूपी पीसीएस के मेंस में पूछा गया। यूपी एक ऐसा पीसीएस एग्जाम है जहां मेंस भी पीटी ऑब्जेक्टिव हो रहा है। कुछ दिन में इंटरव्यू भी ऑब्जेक्टिव कर देना कि भाई हाँ 10 सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, तो भाई प्री में ही क्यों नहीं सेलेक्ट कर ले। तो सोचिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है कि यदि प्री भी ऑब्जेक्टिव से ही सेलेक्ट कर रहा है, हाँ मेंस में उसमें एक ऑप्शनल होता है, वो सब्जेक्टिव होता है, बट यदि जीएस वहाँ भी ऑब्जेक्टिव है तो फिर पेपर की ज़रूरत ही क्या है। और इंटरव्यू भी यदि ऑब्जेक्टिव ही करना है तो प्री में ही सबको ऑब्जेक्टिव करके सेलेक्ट कर लो। 10 स्टेज में क्यों छात्रों को कोरोना में और दोहरा रहे हो? मतलब कौन सी नई चीज़ आपको पता चली कि प्री में इसका ऑब्जेक्टिव ठीक था, मेंस में खराब हो गया? या तो एक ही एग्जाम रखो, लेकिन और अलग रखो उसका पैटर्न, जैसे यूपीएससी कि भाई प्री में हम ये देखेंगे कि फैक्ट वगैरह एलिमिनेट करेंगे, मेंस में हम आपका स्किल देखेंगे तो रिटर्न लेंगे, और इंटरव्यू में हम आपका प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो एक बात हुई कि भाई हम 3 लेवल में 3 चीज़ चेक कर रहे हैं। लेकिन यदि प्री में भी मैं ऑब्जेक्टिव ले रहा हूँ और मेंस में भी ऑब्जेक्टिव ले रहा हूँ, तो मैं क्या लॉजिक दूंगा कि प्री में मैंने क्या टेस्ट किया और मेंस में आपका क्या टेस्ट किया? कंट्रोल, ये सब कमियां हैं हमारी व्यवस्था की। तो सबसे पहले आता है केटी शाह। अब शाह देखते ही ऐसा ना हो कि कुछ लोग इसके आगे कोई दूसरा नाम लगा दे, क्योंकि आपको पता है कि आजकल शाह लोग वास्तव में ही शाह है, और शाह का सितारा बहुत बुलंद चल रहा है। तो मैं बताने वाला नहीं हूँ कौन सा शाह, लेकिन मुझे पता है कि सारे लोग समझ चुके हैं कि किस शाह की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये शाह उस शाह से अलग है। ये शाह बहुत पढ़ा लिखा है, और ये शाह संविधान सभा का सदस्य था। केटी शाह संविधान सभा के सदस्य थे। तो देखिए इनका कथन क्या है, इनकी किसी अन्य शाह से तुलना नहीं है, पढ़े लिखे होशियार अच्छे आदमी थे केटी शाह के। नीति निदेशक तत्व, इनका कथन लिखें, नीति निदेशक तत्व एक ऐसे चेक की भांति, और यूपीपीसीएस के मेंस में अभी हाल में ही सवाल आया था कि यह कथन किसका है। नीति निदेशक तत्व, हाँ सही पकड़े हैं अभी जी, मोटा भाई। किसका मोटा भाई ये नहीं पता है, मुंबई वाला या कौन वाला, गुजरात वाला। नीति निदेशक तत्व एक ऐसे चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। नीति निदेशक तत्व एक ऐसे बैंक की भांति है, एक ऐसे चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया। बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया। अब देखिए कि केटी शाह का यह कथन निदेशक तत्व की अप्रवर्तनीयता की आलोचना को लेकर है। निदेशक तत्व अप्रवर्तनीय है, तो केटी शाह कह रहे हैं कि निदेशक तत्व एक ऐसे चेक की भांति है। तो यहां पर चेक से किसकी तुलना की गई? निदेशक तत्व। और बैंक कौन है? राज्य। और चेक है डीपीएसपी। तो कह रहा है एक ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है।
याद करें, यही तो डीपीएसपी है कि बातें तो बड़ी बड़ी हैं, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, क्या नहीं होगा इस देश में, प्रसूति सहायता भी होगा और मजदूरी भी होगी, सब चीज हो जाएगा, ऑल इज वेल हो जाएगा। लेकिन होगा या नहीं किसकी इच्छा पर है। राज्य बाध्यकारी नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। तो इसी के संदर्भ में कहा कि एक ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना, यहां चेक से डीपीएसपी है, बैंक से तात्पर्य राज्य है। अप्रवर्तनीयता को लेकर कथन है कि डीपीएसपी को लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, और इसलिए कहा जा रहा है कि इसका महत्व कम हो जाता है, आलोचनामूलक है। दूसरा है नसीरुद्दीन। अब इनके आगे आपको जबरदस्ती शाह नहीं जोड़ देना, ऐसा ना हो कि केटी शाह है तो उसको अमित शाह कर दिया, और इधर नसीरुद्दीन है तो नसीरुद्दीन शाह कर दिया। नहीं, ये नसीरुद्दीन भी अलग है। जो नसीरुद्दीन शाह है उसके पास कहां इतनी बुद्धि है, एक्टिंग कर लेना अलग बात है। लेकिन नसीरुद्दीन भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तो ये लोग बड़े लोग हैं, और इनसे छोटे लोगों की तुलना, चाहे केटी शाह हो चाहे नसीरुद्दीन, ये बड़े लोग हैं, इनसे छोटे लोगों की तुलना कैसे हम कर सकते हैं। नसीरुद्दीन संविधान सभा के सदस्य हैं, और इन्होंने भी वही आलोचना प्रवर्तनीयता को लेकर की है जो केटी शाह ने, लेकिन वर्ड अलग है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग, मतलब कितना सोचने वाले लोग थे। नसीरुद्दीन ने निदेशक तत्वों को नव वर्ष की शुभकामनाएं कहा है, न्यू ईयर्स ग्रीटिंग का नाम दिया है। नव वर्ष की शुभकामनाएं या न्यू ईयर्स ग्रीटिंग्स। तो यदि आ जाए चेक वर्ड याद रखना, चेक से केटी शाह टिक हो जाए। बट देखना है, आप पहले इसको लिख लेते हैं कि चेक में आप कहां पे गलती कर सकते हैं। नव वर्ष की शुभकामनाएं किसने कहा है? नसीरुद्दीन। यहां नसीरुद्दीन भी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि भारत की संविधान सभा कह रही है, जैसे न्यू ईयर में हम कहते हैं आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपका फला अच्छा हो, यूपीएससी क्लियर हो जाए, सब देश में अमन चैन हो, वो सब बातें न्यू ईयर में कहते हैं। तो वैसे ही लग रहा है संविधान सभा शुभकामना दे रही है कि नहीं, आपके देश में मद्य निषेध हो, गोवध निषेध हो, निर्वाह मजदूरी हो, फला हो, प्रसूति सहायता हो, कुटीर उद्योग सब हो। जैसे शुभकामना नववर्ष की देने से यह निश्चित नहीं होता कि वो पूरा होगा कि नहीं। कोई मुझे आकर कह दे कि नहीं आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपका फला हो जाए, बढ़िया, तो उससे मुझे पता है कि उससे कुछ होने वाला नहीं, कोई गारंटी नहीं। वही चीज यहां कह रहे हैं कि शुभकामना देने से क्या होता है, कुछ ठोस करो। तो इन्होंने नववर्ष की शुभकामना का। हाँ, एक चीज जो मैं इंगित करना चाहता, केटी शाह, केटी शाह के कथन की पहचान आप किससे करेंगे? चेक से। लेकिन ध्यान रखना है कि चेक से संबंधित दो बड़े इंपॉर्टेंट कथन हैं। एक तो केटी शाह का है, और याद करें एक चेक की बात मोहनदास करमचंद गांधी ने भी की थी, जब उन्होंने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक इतिहास में आपको याद होगा किसके बारे में कहा था, जरा लिख के बताइए तो। गांधी जी ने किसकी आलोचना करते हुए उसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था? पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने किसको कहा था? मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट लिखिए। पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने किसको कहा था, किसको क्रिटिसिज्म किया था? तो चेक केटी शाह ने तो कहा निदेशक को, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक शब्द का प्रयोग किया है। वेट कर रहा हूं दोस्तों, फटाफट बताइए। हाँ, हिस्ट्री में, बिल्कुल। हाँ, सही जवाब आ गया है राकेश का। और भी लोग लिखना चाहते हैं? चलिए, अब तो सही जवाब आपने देख लिया होगा चैट में। हाँ, बहुत सारे लोग अब लिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों का जवाब आ गया। अब चैट भी यहाँ से उड़ गया, पता नहीं आजकल ये चैट मतलब पंछी की। अभी मैं देखी, हाँ, तो हिटलर साहब भी लिख रहे हैं, विवेक भी लिख रहे हैं, सभी क्रिप्स मिशन लिख रहे हैं, और भी कुछ लोगों ने लिखा है, वो जवाब कहीं उड़ गया। तो एनीवे, चलिए, बात सही है कि गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा है, आगे की तारीख का चेक, दिवालिया बैंक के नाम। तो ये दो अंतर रखना है कि पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी, किसके बारे में? क्रिप्स मिशन। लेकिन लेकिन नीति निदेशक तत्व को किसने चेक कहा है? तो हमारा उत्तर होगा केटी शाह। तो ये चेक वाला अंतर याद रखना है। ऐसा नहीं कि केवल चेक को ही महत्व देना है, चेक एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और एग्जाम वाला चेक यदि आपने सही कर दिया तो शायद भविष्य में आपको चेक काटने का मौका मिल सकता है। आप मेरी बात समझ चुके होंगे। इशारों में मैंने बता दिया कि चेक काटने का और चेक रिसीव करने का आपको मौका मिल सकता है। तो दो स्टेटमेंट देखें। तीसरा कथन है आइवर जेनिंग्स का। तीसरा आइवर जेनिंग्स का कथन है।
अब ध्यान रखना है कि जेनिंग्स साहब संविधान सभा के सदस्य नहीं है, लेकिन एक बहुत ही बड़े लेखक हैं और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति पर जेनिंग्स ने ज्यादातर लिखा है। उसी क्रम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्टडी किया है। बहुत ही शानदार किताब लिखी है, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो यूपीएससी से थोड़ा सा ऊपर लेवल का किताब है, तो इसलिए आपको सजेस्ट नहीं किया जाता है। बट आइवर जेनिंग्स, तो इसमें जेनिंग्स ने दो चीजें कही। एक तो निदेशक तत्व को पवित्र आकांक्षाएं या पवित्र इच्छाएं, जो भी हो, इंग्लिश वर्ड याद रखना, यहां ट्रांसलेशन कई सारे होते हैं। पायस विशेष, पायस विशेष, पवित्र आकांक्षाएं, पवित्र इच्छाएं, पायस विशेष कहा है। यहां भी कुछ वही आलोचना है कि लग रहा है कि बहुत पवित्र इच्छाएं हैं, मंगल हो, अमन हो, चैन हो, फला हो, होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। तो पहली बात कि पवित्र इच्छाएं का है। और जेनिंग्स का एक दूसरा कथन है, वो भी याद रखना। वो लिखे, जेनिंग्स के अनुसार, जेनिंग्स के अनुसार निदेशक तत्वों से फेबियन समाजवाद, निदेशक तत्वों से फेबियन समाजवाद, फेबियन सोशलिज्म, निदेशक तत्वों से फेबियन समाजवाद या फेबियन सोशलिज्म, फेबियन सोशलिज्म की झलक मिलती है। बिल्कुल सही लिखा आपने कि पोस्ट डेटेड चेक इन द नेम ऑफ ए क्रैशिंग बैंक। क्रैशिंग बैंक से तात्पर्य, दिवालिया बैंक से तात्पर्य ब्रिटेन से है, जो युद्ध में हार रहा था। फेबियन समाजवाद या फेबियन सोशलिज्म से की है। तो यह भी अगर आ जाए कि किसने निदेशक तत्वों को फेबियन सोशलिज्म कहा है, तो आंसर होगा जेनिंग्स। अब सवाल उठता है फेबियन सोशलिज्म क्या है? घबराने की कोई बात नहीं, जिसको हम लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में हमने प्रियम्बल में पढ़ा। याद करें, समाजवाद के दो रूप हैं, मार्क्सवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद, जो अहिंसा से, शांति से परिवर्तन लाए, मजदूरों को शिक्षा दे, वो सब करे, समानता लाए, वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। ब्रिटेन में लोकतांत्रिक समाजवाद को ही फेबियन समाजवाद कहते हैं, क्योंकि एक संस्था थी फेबियन सोसाइटी, उसने इसका प्रचार किया। तो चूंकि फेबियन सोसाइटी इसको लोकप्रिय बना रही थी, तो ब्रिटेन में फेबियन समाजवाद उसी को कहते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है। जेनिंग्स एक तरह से कह रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद में उत्पादन के साधन का विकेंद्रीकरण, निर्वाह, जो मजदूरों और समानता की बात है, वही चीज यहां भी है, अहिंसक तरीके से। तो जेनिंग्स की दो बातें याद रखना है, पवित्र इच्छाएं और फेबियन समाजवाद, ये जेनिंग्स के संदर्भ में है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर अंबेडकर। देखें इन्होंने क्या कहा। डॉक्टर अंबेडकर के निदेशक तत्व या नीति निदेशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वर्ड हो निदेशक तत्व के संदर्भ में, तो अंबेडकर होगा। निदेशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। निदेशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। तो वही बात है, आर्थिक लोकतंत्र का मतलब कि राजनीति में सबको तो समान मताधिकार मिल गया, लेकिन अर्थव्यवस्था में भी बराबरी हो और असमानता कम हो। तो अंबेडकर वही कह रहे हैं कि मौलिक अधिकारों से राजनीतिक लोकतंत्र आएगा, लेकिन निदेशक तत्व से उत्पादन के साधन का विकेंद्रीकरण होगा और वो सब समानता। तो आर्थिक लोकतंत्र अंबेडकर ने कहा। फिर नेक्स्ट लिखें के.एम. पणिक्कर। और अंबेडकर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि संविधान सभा के केवल मेंबर ही नहीं थे, बल्कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, जिस प्रारूप समिति ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। अब आते हैं के.एम. पणिक्कर। पणिक्कर ये ना नहीं है, के.एम. पणिक्कर। ये पणिक्कर साहब भी संविधान सभा के सदस्य थे। देखिए ये क्या कहते हैं, अंबेडकर से मिलती जुलती बात है। तो लिखें निदेशक तत्वों का उद्देश्य, निदेशक तत्वों का उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाना है। निदेशक तत्वों का उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाना है। तो वही मिलती जुलती ही बात है जो अंबेडकर ने कही कि इकोनॉमिकली ये सोशलिज्म लाएगा, समानता स्थापित करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये ग्रेनविल ऑस्टिन साहब भी कोई संविधान सभा के सदस्य नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े प्रोफेसर। और ऑस्टिन ने भी एक बहुत ही शानदार किताब लिखी है,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, हिंदी में कहें तो भारतीय संविधान एक राष्ट्र की आधारशिला, कॉर्नरस्टोन का मतलब नींव का पत्थर, आधारशिला। उसमें बहुत शानदार विश्लेषण किया है। तो देखें ऑस्टिन साहब का क्या कहना है, ग्रेनविल ऑस्टिन, कि नीति निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति, सोशल रिवॉल्यूशन वर्ड याद रखना है, नीति निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति, सोशल रिवॉल्यूशन लाने में सहायक होंगे। नीति निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति, सोशल रिवॉल्यूशन लाने में सहायक होंगे। नीति निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति या सोशल रिवॉल्यूशन लाने में सहायक होंगे, सोशल रिवॉल्यूशन लाने में सहायक होंगे। अब देखिए सामाजिक क्रांति जहां भी आए भारत के संविधान के संदर्भ में, तो आपको ऑस्टिन टिक करना। उन्होंने पूरे संविधान में भी सामाजिक क्रांति की खोज की है। और ध्यान रखना, ये सामाजिक क्रांति नक्सल क्रांति नहीं है। ऑस्टिन केवल इतना कह रहे हैं कि यदि कोई सरकार निदेशक तत्वों को पूरी तरह से लागू कर दे तो भारत का समाज आमूलचूल तरीके से बदल जाएगा, इसमें जबरदस्त बदलाव हो जाएगा और एक बहुत ही बेहतर, एक परंपरावादी समाज, आधुनिक समाज बन जाएगा। लिंग भेद पर आधारित समाज, लिंग समानता पर आधारित, अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्गों का कल्याण, मतलब सबको सब कुछ मिल जाएगा। क्रांति उस संदर्भ में हिंसक क्रांति की बात नहीं है, बड़े सामाजिक बदलाव के रूप में क्रांति की बात है। और ऑस्टिन संविधान के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, जो ये मानते हैं कि भारत का संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। तो एक एक वर्ड से प्री में आपका उत्तर होना चाहिए। सोशल रिवॉल्यूशन वर्ड देखने के बाद आपको किसको टिक कर देना है, ग्रेनविल ऑस्टिन। ऐसा ना हो कि किसी और को आप टिक कर दे तो आंसर गलत हो सकता है। तो ये हमने देखा निदेशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, इंपॉर्टेंट कोटेशंस। अब इसमें कई चीजें, अभी मौलिक अधिकार और निदेशक तत्वों में संबंध वो सब, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा इसका आलोचना और महत्व का पक्ष कर लें ताकि एक आयाम पूरा हो जाए, और तब देखेंगे मौलिक अधिकार निदेशक तत्वों का संबंध क्या है, वो सब जो भी समान नागरिक संहिता का मुद्दा क्या है, मतलब XYZ। तो अब लिखते हैं निदेशक तत्वों की आलोचना, क्रिटिसिजम्स। निदेशक तत्वों की आलोचना या क्रिटिसिजम्स। यहां भी वही जो पैटर्न हमने बताया कि 20 आलोचना क्रम से लिखने की, पॉइंट वाइज कोई जरूरत नहीं। ये SSC का एग्जाम नहीं है, हमेशा ध्यान रखना है। इसमें राइटिंग स्किल का टेस्ट होता है, तो 4 ही पॉइंट्स लिखेंगे, लेकिन बढ़िया पॉइंट लिखेंगे, सॉलिड लिखेंगे, उसके बारे में समझ लिखेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे, फिर 3-4 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे, ये उत्तर होगा। ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर वाला सेशन है कि फला है, फला है, फला है, चिला है, रंगा है, बिल्ला है, छंगा है, दंगा है, लफंगा है, उफ, नहीं चलता है पॉइंट। तो लिखते हैं आलोचना। पहला लिखें, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व अप्रवर्तनीय है, नॉन इन्फोर्सिएबल है। राज्य के नीति निदेशक तत्व अप्रवर्तनीय है, नॉन इन्फोर्सिएबल। तो पहली आलोचना बड़े बड़े विद्वानों ने की है, और इसको विस्तार करने के लिए आप KT शाह को कोट कर सकते हैं, इसको विस्तार करने के लिए आप नसीरुद्दीन को कोट कर सकते हैं, इसको विस्तार करने के लिए जेनिंग्स का पायस विशेष पवित्र आकांक्षाएं, और सब मिलाकर कि इतने महत्वपूर्ण होते हैं, आर्टिकल 37 को कोट करते हैं। अब इतना आपके पास नहीं मिलेगा इसको, तो इसलिए एकाध ही कर पाएंगे कि 37 मूलभूत बताते अप्रवर्तनीय, इसके कारण स्वैच्छिक हो जाते हैं, और जिसके कारण ज्यादातर शासक वर्ग कई बार इसकी अवहेलना भी करते हैं। दूसरी आलोचना लिखें, भारत का संविधान विस्तार पूर्वक भारत का संविधान विस्तार पूर्वक निदेशक तत्वों का वर्णन करता है। भारत का संविधान विस्तार पूर्वक निदेशक तत्वों का वर्णन करता है, निदेशक तत्वों का वर्णन करता है, लेकिन व्यवहार में उन्हें कैसे लागू किया जाएगा, लेकिन व्यवहार में उन्हें कैसे लागू किया जाएगा, इसके साधन नहीं बताता। लेकिन व्यवहार में उन्हें कैसे लागू किया जाएगा, इसके साधन नहीं बताता। व्यवहार में उन्हें कैसे लागू किया जाएगा, इसके साधन नहीं बताता है। तो कुछ लोग ये भी आलोचना कहते हैं कि संविधान निर्माता ने केवल काल्पनिक बातें कर दी, ये होगा, इतने बड़े पैमाने पे होगा, कहां से आएगा पैसा।
संसाधन कहां से आएंगे, सबको रोजगार दे दिया जाएगा। आज तक विश्व में एक सोवियत संघ एकमात्र देश था जिसने सबको रोजगार का अधिकार दिया था, वो भी चल नहीं पाया, खत्म हो गया। तो वर्ल्ड का कोई देश नहीं कर पाया। और आपने क्या टारगेट रख लिया, सबको रोजगार दे देंगे, सबको शिक्षा दे देंगे। क्यों? क्योंकि बातें बनानी है। मतलब आलोचक कहेगा कि काल्पनिकता का पुट है, और कोई भी यथार्थवादी व्यक्ति इतने बड़े पैमाने पर बातें नहीं कर सकता। आगे देखेंगे ये सब आलोचनाएं सही नहीं है भाई, स्वप्न देखने में क्या बुराई, बट आलोचक ये कहेगा कि कोई साधन तो है नहीं, कोई रास्ता तो है नहीं कि कहां से ये जनरेट होगा रेवेन्यू। तो यह है कि साध्य और साधन में बड़ा ही असंतुलन है। जो आपने टारगेट रखा है वो बहुत बड़ा है, लेकिन वो टारगेट पाएंगे कैसे, इसका कोई आपके पास रोड मैप नहीं है। टारगेट आप कह देंगे नहीं हमको आईएएस बनना है, पूछा जाए कैसे क्या पढ़ोगे, नहीं वो सब तो पता नहीं है, तो उससे नहीं होगा। हमें टारगेट और दोनों में एक संतुलन रखना होगा। थर्ड लिखें, आलोचकों के अनुसार हाँ, समान नागरिक संहिता के बारे में निश्चित बताऊंगा, उस पर पूरा डिटेल में बताऊंगा शिवम, बिल्कुल चिंता ना करें। वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं कह रहा हूं वो लागू होगा ये चुनाव से पहले, और जब चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो सवाल आ जाएगा, और सवाल ऑब्जेक्टिव ही नहीं सब्जेक्टिव भी आएगा। समान नागरिक संहिता क्या है, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आपकी राय क्या है। तो जितनी चीज़ें मैंने अभी बोली वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, चिंता न करें। अभी तो पहले एक आयाम इसका कर लेते हैं निर्देशक तत्वों का, वो बहुत विस्तार से होने वाला है। समान नागरिक संहिता एक दिवा स्वप्न की बात, वाह बहुत ही शानदार शब्द है, यूज कर सकते हैं आप एग्जाम कि एक दिवा स्वप्न की भांति है क्या निदेशक तत्व। आगे से मैं भी अपने लेक्चर में यूज करूंगा अभी जी के इस शब्द को कि एक दिवा स्वप्न है। तो बात तो सही कि दिवा स्वप्न आप देख रहे, दिन में सपने देख रहे, मुंगेरी लाल बन गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, आलोचकों के अनुसार कुछ निदेशक तत्वों में सांप्रदायिक नजरिए की झलक मिलती है। आलोचकों के अनुसार कुछ निदेशक तत्वों में सांप्रदायिक नजरिए की झलक मिलती है। सांप्रदायिक नजरिए की झलक मिलती है। एग्जाम्पल आपको कौन सा देना है, गोवध निषेध। लेकिन हमें फिर कहना ये सही नहीं है, क्योंकि दुधारू भारवाहक सारे पशुओं के निषेध की बात है। तो केवल गाय तो वहां लिख दिया गया है कि, और उसके साथ आदि जोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि भैंस, जितने दुधारू और भारवाहक है, ऊंट, बकरी, बैल, घोड़ा, दुधारू भारवाहक, तो सबके वध का निषेध है। और ये इसलिए नहीं कि हिंदू मान्यता, भाई हिंदू मान्यता गाय में है, हिंदू मान्यता भैंस में तो नहीं है, हिंदू मान्यता ऊंट में तो नहीं है, हिंदू मान्यता घोड़े में तो नहीं है, बकरी में तो नहीं है। तो उद्देश्य क्या है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। बट हम जानते हैं इस देश में आलोचक कहेगा कि देखो गोवध निषेध, आलोचक कहेगा कि ठीक है हिंदू मान्यता घोड़े में तो घोड़ा लिखा क्यों नहीं वहां, कह सकता है कि आपने केवल गाय ही क्यों लिखा, गाय के साथ आदि क्यों कर दिया, तो गाय भी नहीं लिखना था। तो मत वैभिन्न तो है कि आपने गाय को लिख क्यों दिया, आप सीधा लिख देते कि सभी दुधारू और भारव। बट हमें अपने संविधान निर्माता के एंगल को सही बताना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, कुछ निदेशक तत्व आजादी के 7 दशकों के बाद भी, अब तो 7.5 दशक हो गए या कितना, कुछ निदेशक तत्व आजादी के 7 दशकों के बाद भी लागू नहीं किए जा सके। आजादी के 7 दशकों के बाद भी लागू नहीं किए जा सके हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक भारत में लागू, एकमात्र राज्य गोवा ने किया, ले तो बहुत छोटा राज्य। तो बहुत समान नागरिक संहिता एग्जाम्पल होगा कि बहुत सारे निदेशक तत्व तो अभी तक लागू नहीं किए गए। अब देखें नागरिक संहिता, यह समवर्ती सूची का विषय है। तो केंद्र अगर कानून बना दे, संसद बना दे, तब तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू हो जाएगा, उसको भी ये राइट है। लेकिन कोई राज्य यदि चाहे तो वो भी अपने राज्य में लागू कर सकता है। तो अभी तक एक ही राज्य है, प्री में सवाल आए कि वह एकमात्र राज्य जहां समान नागरिक संहिता जिसने लागू की है तो वो गोवा है। तो और कोई राज्य नहीं है जहां समान नागरिक संहिता लागू हो। फिर नेक्स्ट लिखे आलोचना, भूमंडलीकरण के दौर में कुछ निदेशक तत्व अप्रासंगिक हो गए। भूमंडलीकरण के दौर में कुछ निदेशक तत्व अप्रासंगिक हो गए, माना जा रहा है इररिलेवेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि वो आपके विदेशी निवेश को प्रभावित कर सकता है। एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं कि कुटीर उद्योगों का विकास,
ग्लोबलाइजेशन के इस एरा में ठीक है, लोकल की बात तो है, फिर भी हम देखते हैं नई टेक्नोलॉजी और मेड इन इंडिया, वो हमको इजराइल से भी चाहिए निवेश, अमेरिका से भी। और ऐसी स्थिति में यदि हम उन निदेशक तत्वों को गंभीरता से पालन करें, लॉ बना दें कि नहीं, बड़े उद्योग इस देश में नहीं होंगे, केवल कुटीर उद्योग ही होंगे, तो विदेशी निवेश प्रभावित होगा। मद्य निषेध, यदि हम मद्य निषेध को स्ट्रिक्टली लागू कर दें पूरे भारत में, तो बहुत सारे विदेशी इस देश में अपनी सेवाएं देने नहीं आ पाएंगे। बुलेट ट्रेन चलाने के लिए हमको विदेशी इंजीनियर चाहिए होगा, और मान लीजिए उस समय पूरे भारत में मद्य निषेध का कानून लागू है। यदि ऐसा हो कि शराब पीने से 10 साल का जेल हो जाएगा, नीतीश कुमार टाइप से मतलब कानून हो कि कितने साल मुझे नहीं पता है, बट कि घर से भी शराब की बोतल मिल जाए तो आपको जेल हो जाएगी। तो पश्चिमी संस्कृति में शराब उतना बुरा नहीं है जितना हमारी संस्कृति में। तो ऐसी स्थिति में वो इंजीनियर कह सकता है कि यार वहां कैसे मैं समय काटूंगा, मुझे तो रोज वो पता नहीं कैसा टेस्ट है वो, जो कि लोगों को मतलब इतना दीवाना बना देता है कि नहीं, मुझे तो वो पानी, वो द्रव्य रोज चाहिए। तो बात वही है कि ये सब एग्जाम्पल देना है, मद्य निषेध, कुटीर उद्योग, भूमंडलीकरण में ये बाधक हो सकते हैं। तो इन्हीं सबों को आपको एक्सप्लेन करना है, आलोचना, और उसके बाद महत्व कर लेते, तब एक ट्रेडिशनल हिस्सा इसका पूरा हो जाएगा, तब वो इशू जो आपने लिखे समान नागरिक वो सब आएगा। तो लास्ट में इसका महत्व कर ले कि परंपरागत आयाम कंप्लीट हो जाए। निदेशक तत्वों का महत्व, पहला लिखें, निदेशक तत्व भारत में, निदेशक तत्व भारत में सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार है। पूरा वेलफेयरिज्म इसी पे टिका हुआ। निदेशक तत्व भारत में सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार है। निदेशक तत्व भारत में सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार है। सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार है। इसका मतलब पूरा जो वेलफेयरिज्म है, पूरा जो कल्याणकारी संकल्पना है, वो सब निदेशक पर टिका हुआ। तमाम एग्जाम्पल आप करंट बजट से लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बड़ी योजना, आयुष्मान भारत योजना, भाई निर्देश है स्वास्थ्य की रक्षा होगी। जितने कल्याणकारी योजना किसी को आप इसमें डाल सकते हो। मेरे से ज्यादा मुझे पता है कि कल्याणकारी योजनाएं आपको पता है, क्योंकि आप समग्र जीएस की तैयारी कर। तो जो भी उस तरह के कल्याण, मनरेगा, कोई भी ऐसा आ जाए, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सबके मूल में न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं के लिए जो प्रसूति सहायता की योजनाएं चल रही है, इन सभी योजनाओं के मूल में निदेशक है। तो कहना है निदेशक ही तत्व है जिसने भारत में गरीबों और वंचितों को विभिन्न प्रकार की सहायता देने का मार्ग प्रशस्त किया है। इस तरह से इसको दिखाना है कि सारे कल्याणकारी कार्यों के केंद्र में संविधान में निदेशक तत्व है। सेकेंड लिखें, दूसरा, नीति निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। नीति निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जिनके बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। नीति निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जिनके बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। नीति निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जिनके बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। इसका मतलब हम देखेंगे फंडामेंटल राइट में तो स्वतंत्रता है, सम्मेलन करना, संगठन बनाना और कहीं भी आवागमन, लेकिन केवल राजनीतिक लोकतंत्र से नहीं होगा। हमारे यहां समाज में भी समानता चाहिए, सभी वर्गों की भागीदारी चाहिए। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है कि सब बराबर हों, सबके उत्पादन के साधन पर समान हो, देश के संसाधन जनहित में हो। और सारा एग्जाम्पल देकर दिखाएं कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र किससे आएगा? निदेशक। तो निदेशक ना हो तो हमारा लोकतंत्र अधूरा है। हमारे लोकतंत्र को संपूर्णता निदेशक तत्व ही प्रदान करते हैं। तीसरा लिखें, निदेशक तत्व, निदेशक तत्व अतिवादी नीतियों से, निदेशक तत्व अतिवादी नीतियों से, अतिवादी नीतियों से रक्षा करते। निदेशक तत्व अतिवादी नीतियों से रक्षा करते, जिससे देश में नीति की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी,
जिससे देश में नीति की निरंतरता बनी रहती है, जिससे देश में नीति की निरंतरता बनी रहती है, कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, जिससे देश में नीति की निरंतरता बनी रहती है। यहां देखिए कि अतिवादी नीति का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझिए, समझने वाला पॉइंट है। इमेजिन करिए कि भाग 4 नहीं होता। भाग 4 क्या बताता है कि जो भी शासन में आएगा, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे मनमोहन जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे केजरीवाल, जो भी हो, वो किस प्रकार शासन करेगा, यही बता रहा है कि राज्य की नीति का आधार क्या होगा। और सामान्यतः सरकारें इसका पालन भी करती हैं क्योंकि संविधान का निर्देश है। तो इसका परिणाम यह होता है कि भारत में हो सकता है कभी घोर पूंजीवादी सरकार आ जाए। यदि भाग 4 नहीं होता तो उसकी नीतियां एकदम घोर पूंजीवादी होती, संतुलित नहीं हो पाता। अतिवादी, अतिवादी इसी सेंस में, ये नहीं कि उग्रवादी, अतिवादी, कि अति पे पहुंच जाता सब कुछ पूंजीवादी। और कभी यदि साम्यवादी दल सत्ता में आ जाए, लेफ्ट पार्टी को पावर मिल जाए, तो सब कुछ साम्यवादी नीति बना देगा। कभी गांधीवादियों को सत्ता मिल जाए तो 100% गांधीवादी कर देगा। नहीं, सत्ता में चाहे साम्यवादी हो, चाहे गांधीवादी हो, चाहे पूंजीवादी हो, उसको शासन किसके अकॉर्डिंग करना है? भाग 4। इसका मतलब सत्ता में मनमोहन जी हो, चाहे सत्ता में मोदी जी हो, वो लोग बदलेंगे लेकिन देश में शासन का जो कल्याणकारी स्वरूप है, वेलफेयर नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चलता रहेगा। इसी को कहते हैं नीति की निरंतरता, जो भारत की विशेषता है कि सरकार आने पे योजनाएं बंद नहीं हो जाती, नई योजनाएं चालू हो जाएंगी लेकिन पुरानी मनरेगा भी चलती रहेगी। तो ये चीज निदेशक के कारण है, जहां हर सरकार को संविधान निर्माता ने बता दिया कि भाई आएंगे जाएंगे, नेहरू, इंदिरा, मोदी सब आएंगे जाएंगे, लेकिन सरकार की नीति इसी आधार पर। तो ये नीति की निरंतरता। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, निदेशक तत्व। निदेशक तत्व, आप 5th आलोचना रिपीट कर दूं? चलिए कर दूंगा, बता दूंगा, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। निदेशक तत्व सरकार के मूल्यांकन का आधार प्रस्तुत करते हैं। निदेशक तत्व सरकार के मूल्यांकन का आधार प्रस्तुत करते हैं, सरकार के मूल्यांकन का आधार प्रस्तुत करते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं ये भी इनका फायदा है, लाभ है, कि हमें और आपको बताते हैं कि कौन वाली सरकार अच्छी है और कौन वाली सरकार बुरी है। हमें ये नहीं जानना चाहिए कि सरकार में क्या बड़ी बड़ी बातें की जा रही, हमें यह देखना चाहिए कि भाग 4 के निर्देशों के अनुसार कौन सी सरकार शासन ज्यादा कर रही है। और जो सरकार भाग 4 के लिए शासन कर रही है, कल्याण कर रही है जनता का, सभी वर्गों का, महिलाओं का, बच्चों का, सभी वर्गों का, मजदूरों का, अनुसूचित जाति, जनजाति, दुर्बल, वो सरकार अच्छी है। और जो सरकार इन वर्गों का कल्याण नहीं कर रही है, वो सरकार बुरी है। तो हमें और आपको भी एक पैमाना दे दिया कि मंदिर, मस्जिद, गिरजा और ये सब, इन चीजों पर वोट मत करना। वोट किस पे करना? भाग 4 पे। यदि भाग 4 सही है, उसका क्रियान्वयन ठीक कर रही है सरकार, तो वो सरकार अच्छी है। और जो भाग 4 के अगेंस्ट जा रही है, वो सरकार अच्छी नहीं है, ये संविधान कहता है। फिर नेक्स्ट लिखें, निदेशक तत्वों में, निदेशक तत्वों में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है। निदेशक तत्वों में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है। तो एक महत्व यह भी है कि कैसा भारत बनना है भविष्य में, यह प्रस्तावना में भी होता है। सबसे ज्यादा वही है, एक को टिक करना है तो प्रस्तावना, लेकिन समग्र दर्शन, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, 4 से मिलकर बनता है। तो हमें कहना चाहिए निदेशक तत्वों में भारत के संविधान का दर्शन भी पाया जाता है, फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पाई जाती है। तो यह निदेशक तत्वों का महत्व। जो भूमंडलीकरण वाली आलोचना थी वो ये थी कि भूमंडलीकरण के दौर में कुछ निदेशक तत्व अप्रासंगिक हो गए। यहां अच्छा है कि इसने लिख भी दिया है, एग्जैक्ट वही आलोचना, अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। कौन कौन से? कुटीर उद्योग का उदाहरण दे देंगे कि भूमंडलीकरण के दौर में यदि आप 100% कुटीर उद्योगों पे कहोगे कि हमारे संविधान में लिखा है हम उसी को बढ़ावा देंगे, तो फिर इजराइल का निवेश, अमेरिका का निवेश, वो क्या होगा? विदेशी निवेश। और इसी तरह मद्य निषेध यदि 100% भूमंडलीकरण में लागू कर दोगे, कठोर नियम बना दोगे, तो विदेशी जो योग्य व्यक्ति हैं उनकी सेवाएं कैसे, विदेशी राजदूतों का क्या होगा? तो ये सब चीजें इसमें आ सकती हैं। तो दोस्तों अभी निदेशक तत्व में बहुत सारी चीजें बाकी हैं। एक बार मैं चैट देख लूं तो चैट सब बढ़िया है, बहुत सारे लोगों के चैट हैं, सबको बहुत बहुत थैंक्स। और
आज दोस्तों यहीं पे रुकना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि कुछ अर्जेंट, मैं भी एक इंसान हूँ और मेरे भी कार्य आते रहते हैं, मेरा भी एक परिवार है, बच्चे हैं, आपको पता ही है, उनकी भी कई बार डिमांड्स होती है। तो आज यहीं पे रुकना होगा, यहीं पे मैं क्लास को एंड करूँगा। कल सेम टाइम 9 बजे। तो केवल आज थोड़ा सा पहले मैं आपसे छुट्टी ले रहा हूँ, आपसे अनुमति, यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो एक बार मुझे थम्स देकर मोटिवेट कर देंगे, जाओ डॉक्टर, जाओ अपना, मतलब जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, ऐसे आप बोल सकते हैं कि जाओ, मतलब आज हाफ एन आवर तुमको दे दिया, अपने हिसाब से तुम कोई काम, कोई प्रोग्राम देखना चाहते हो तो एक बार थम्स दे दें ताकि मैं इसको समाप्त कर पाऊँ। चलिए, सब लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, और मुझे अपने छात्रों से ऐसी ही उम्मीद थी। तो चलिए सब लोग, थैंक यू। तो कल मिलते हैं, और फिर वही बात कहता हूँ, कोरोना का ये संकट काल चल रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है। कि वो एक मोहम्मद रफ़ी का या किसका गाना है ना, कि कल भी तो मैं सुन रहा था, लाख गहरा हो चाहे अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, तो रात अमावस की क्यों ना हो, अंत में उस रात को जाना ही है, क्योंकि सवेरा प्रकृति का नियम है। तो सवेरा होगा, हमारे जीवन में भी होगा, आपके जीवन में भी, सफलता भी मिलेगी, सब चीज़ें होंगी। तो कोरोना का ये संकट भी टलेगा, वो दौर फिर आएगा जब हम और आप आमने सामने होंगे, बातें करेंगे। मतलब मैं बहुत मिस करता हूँ, मतलब एक कैदी बनकर मैं रह गया, और सच्चाई ये है कि एक कैमरा सामने है। आप इतना मेरी मनोस्थिति समझ सकते हैं कि वो शिक्षक जो 500-600 से कम बच्चों को एक बार में नहीं पढ़ाता था, और हमारे क्लास में हुजूम ही रहता था, जिन्होंने मेरे से कहीं भी पढ़ा होगा, और ऑफलाइन के सारे संस्थानों में, बड़े में, और उसको इस तरह से कोई नहीं है। इसलिए कई बार मेरा बेटा आ जाता है तो मैं खुश हो जाता हूँ कि चलो एक आदमी तो है जो मुझे डायरेक्ट सुन रहा है, उसको कितना समझ में आ रहा है। तो एनीवे दोस्तों, ये भी खत्म होगा, फिर हम मिलेंगे क्लास के बाद। जैसे चेयर पे मैं बैठता था, सब बच्चे आते थे, 10 तरह की बातें होती थी, बड़ा मज़ा आता था, उसको मैं मिस करता हूँ। तो आप भी मिस करते होंगे, तो बहुत जल्दी होगा। चलिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। फिर मिलते हैं कल 9 बजे। थैंक यू।